मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले के वीडियो में उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद, है ना, और मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। आज हम इस वीडियो में उपसर्ग को चुनने के लिए, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने के लिए कुछ नियम हैं, उस नियम को जानेंगे। ठीक है। और अच्छे से इसको देख, यदि जो भी इस वीडियो को अच्छे से देख लेगा, मैं गारंटी लिखती हूँ कि कभी भी वह मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करने में गलती नहीं करेगा। तो यदि आपको सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा आपको, और समझना होगा, सीखना होगा। ठीक है। तो फटाफट से अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जो जो मैं बताते जा रही हूँ, आपको जो समझ में आ रहा है उसे आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। यस। तो पहला हमारा आ गया है उपसर्ग के नियम। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं सीखेंगे उपसर्ग की परिभाषा व उपसर्ग के भेद वगैरह, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने अपने पहले वीडियो में बनाया है। ठीक है। तो आपको यदि वो चीज़ सुनना है तो आप पहले वीडियो को फॉलो करें। इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल उपसर्ग के नियम जानेंगे, और एग्ज़ाम में उपसर्ग से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलते हैं उपसर्ग के नियम में। तो पहला नियम हमें क्या बताता है? यहाँ पर कितने नियम हैं? 1 2 3 4, 4 नियम हैं। 2 3 4। ठीक है। 4 नियम हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले नियम पे चलते हैं कि क्या हमारा पहला नियम जो है क्या बताता है। तो क्या यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिए। यदि किसी शब्द में किसी आधे वर्ण के बाद, यदि किसी शब्द में किसी आधे वर्ण के बाद य वर्ण लगा हो, क्या लगा हो? य। क्या बोल रहा है कि यदि किसी शब्द में किसी आधे वर्ण के साथ, आधा वर्ण मतलब आधा न या आधा म या आधा आधा त, ठीक है, तो कुछ भी आधा लगा हो और उस आधे वर्ण के ठीक बाद य वर्ण लगा हो, तो क्या होता है, क्या चेंजेस होता है, क्या परिवर्तन आता है? तो यहाँ लिखा है, तो वह आधा वर्ण पूर्ण वर्ण में बदल जाता है। ये जो आधा वर्ण है, आधा न, आधा म या आधा त, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ण में बदल जाएगा। मतलब ये हो जाएगा पूरा न, पूरा म, पूरा त। ठीक है। और क्या होगा? बदल जाता है और उस पूर्ण वर्ण में छोटी ई की मात्रा लग जाती है। अब इसमें क्या लग जाता है? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा इधर से होती है, छोटी ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है। चलिए भाई, समझ में आ गया क्या बोला है यहाँ पर? हमारा पहला नियम क्या बोला है? तो पहला नियम हमें बताया है कि यदि किसी शब्द में किसी आधे वर्ण के साथ य वर्ण लगा हो, तो वह आधा वर्ण पूर्ण वर्ण में बदल जाता है और उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अत्यंत, यहाँ पर आधा त है और आधा त के ठीक बाद य है। ठीक है। अब क्या होगा? तो रूल के हिसाब से ये आधा त पूरा त में बदल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, जैसा यहाँ पे मैंने लगाया है ना। अब ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए यहाँ पर य है, ठीक ना। अब य सिर्फ य है, इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख लीजिए कि यदि हम अति लगा दे, निकाल दे, तो हमारा अति यदि निकाल देंगे तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ तो मूल शब्द यंत बचा है। यंत, यंत कोई मूल शब्द नहीं होता है। तो क्या रूल है? रूल ये बताता है कि पहले तो हम लोग ये कर देंगे, आधा वर्ण को पूरा वर्ण कर देंगे, छोटी की मात्रा लगा देंगे। अब हम लोग का दूसरा काम क्या होगा? देखना होगा कि य जो है, य में कोई मात्रा है या नहीं है। यदि कोई भी मात्रा नहीं है तो वह य हमारा अ में बदल जाएगा। वह य हमारा किस में बदल जाएगा? अ में बदल जाएगा। और उसमें फिर य में जो जो चीज़ें लगी हैं वो चीज़ अ में लगने लगेगी। जैसे यहाँ पर य में बिंदी लगी है तो यहाँ अ में बिंदी लग जाएगी और त हो जाएगा। ठीक है।
क्योंकि आधा ये य का जो अ है, आधा य है जो उसको पूरा किया, उसमें जो है ई की मात्रा लग गई। ये य कैसे बनता है? आधा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये और ये, है ना, ये दोनों मिलकर बनता है य। तो ये वाला जो है ना, ये वाला चला गया इसके पास, त के पास, तो हमारा क्या बच गया? अ बच गया ना। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे लिखाया है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बहुत आसान है, रूल के हिसाब से आप लोग चलेंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको रूल थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा मैंने लिया है अभ्यास। अब यहाँ पे आधा भ है और य है, और य के साथ क्या है? मात्रा है ना, आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? आ की। अब क्या होगा? ये जो आधा भ है ये पूरा भ में बदल जाएगा, उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब आ जो है वो आ यहाँ पर लिखा गया है ना, आ यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? आ। ठीक है, य के बाद आ की मात्रा है तो ये आ हो गया, और उसके बाद क्या है? स, तो स हो गया। ठीक है, यदि य के साथ ऊ की मात्रा होती तो, यदि य के साथ ऊ की मात्रा लगी होती तो क्या हो जाता? ऊ हो जाता। यदि य के साथ ए की मात्रा लगी होती तो क्या हो जाता? ए हो जाता, है ना। तो याद ये चीज रखना है कि यदि य के साथ जो मात्रा लगी होगी वो मात्रा लिखाएगा, और उसके बाद जो वर्ण होंगे वो लिखाएगा। ठीक है, और यदि य के साथ कोई मात्रा नहीं लगी है तो क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नियम क्या बोलता है हमारा देखते हैं। यदि किसी शब्द में दो वर्ण एक जैसे हो तथा उनमें से एक आधा और एक पूर्ण वर्ण हो, तो वह आधा वर्ण आधा त में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? आधा त में। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि यदि किसी शब्द में दो वर्ण एक जैसे हो तथा उनमें से एक आधा और एक पूर्ण हो, मतलब एक आधा हो और एक पूरा लिखा हुआ हो। ठीक है, तो वह आधा वर्ण, आधा इसमें क्या है? ये न, ये किस में बदल जाएगा? आधा त में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? ये आधा त में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्नयन। अब उन्नयन में नयन हमारा मूल शब्द हो गया। अब ये इसमें देखिए आधा न और इसमें पूरा न है, तो ये आधा न किस में बदल जाएगा? आधा त में, और उसके बाद वाला जो शब्द है वो पूरा लिखा गया यहाँ पर, नयन। उसी तरह उन्नति, तो उन्नति में ये आधा न त में बदल गया और नति लग गया। ठीक है, तीसरा रूल क्या बताता है? तीसरा रूल बताता है हमें कि यदि किसी शब्द में अनुस्वार, अनुस्वार मीन्स ये बिंदी, ठीक है, बिंदी लगाते हैं ना हम, वो अनुस्वार लगा हो तो वह अनुस्वार आधा म में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आधा म में बदल जाता है। अब देखिए, जो बिंदी होती है ना वो आधा म का सिंबल होती है या आधा न का सिंबल होती है ना। आधा म के जगह हम लोग बिंदी लगा देते हैं, या आधा न लिखने की जगह हम लोग बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए संजय, यहाँ पर जो बिंदी है वो न को साउंड कर रही है। ठीक है, संजय, संकल्प। ठीक है, तो ये वाला आधा म को इंडिकेट कर रही है। तो पर न को इंडिकेट करे या म को इंडिकेट करे, हमको मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है कि यदि बिंदी रहा तो हम उसको क्या बदल देंगे? आधा म में बदल देंगे। तो ये हो गया। देखिए जय यहाँ पर निकल गया, ये सन बचा, तो सन स, और स के साथ क्या बचा? ये बिंदी बचा। तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स लिखेंगे और बिंदी को बदल देंगे किस में? आधा म में, तो ये हो जाएगा सम। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने इसके बाद दे रखे हैं, आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जस्ट समझाने के लिए दो एग्जाम्पल ही ली हूँ यहाँ पर। देखिए चौथा रूल हमें क्या बताता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के स हैं। ठीक है, जानते हैं हम लोग 3 प्रकार के स हैं। ठीक है, कौन कौन से? ये स, मूर्धन्य स, दंती स। ठीक है, और तो ये तीनों श जो है वो किसी शब्द में, इन तीनों में से कोई भी श लगा हो, कोई भी श लगा हो, मूर्धन्य स है, दंती स है, ठीक है, तो कोई भी स लगा हुआ हो तो
तीनों में से कोई भी स लगा हुआ हो तो वो किस में बदल जाता है, आधा श में बदल जाता है, याद रखना है। ठीक है, यदि इसमें ये स लगा हो या ये स लगा हो या ये स लगा हो, आधा कुछ भी श लगा हुआ हो, तो वह ये तीनों जो है किस में बदलेगा, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ ये दंत स वाला आधा स में बदलेगा। ठीक है, ये याद रखना होगा। यहाँ पर मैंने तीनों श से बनने वाले शब्द लिए हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। जैसे पहला शब्द है क्या, निष्कर्म। यहाँ पर देखिए कौन वाला श है, ये प वाला स है ना। पर इसको जब हम तोड़े तो इसमें इसको कैसे तोड़े, निश, ये दंती स तोड़े। इसको ऐसे नहीं लिखे नी और ये ऐसे नहीं लिखे, क्योंकि ये जो है कोई भी उपसर्ग नहीं होता है, ये उपसर्ग होता है इस वजह से। ठीक है, और फिर कर्म। अच्छा, उसके बाद निश्चल। निश्चल में निस, यहाँ पे ये वाला श है और इसलिए इसको दंती सौ में बदले, और यहाँ पे ये सौ है ही इसलिए ये भी दंती सौ में ही बदलेगा। तो याद रहेगा, सौ में कोई भी सौ रहे हमको नहीं देखना है, हमको क्या पता है कि कोई भी श यदि रहे तो वो दंत सौ के आधा दंत सौ में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये उपसर्ग के नियम है। तो नोट डाउन आप, मैं थोड़ा सा इसको छोड़ देती हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियर कर दे रही हूँ, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी तो मैं सभी की कॉपी में ये नियम देखना चाहती हूँ कि सभी ने ये नियम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। उसी से मुझे मालूम चल जाएगा कि आप लोग वीडियो देखे हैं या नहीं देखे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक आप लोगों ने। चलिए आगे चलती हूँ। आगे क्या है, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। अब कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उपसर्ग से जो है ना 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 टाइप्स के। ठीक है, पहला टाइप्स क्या है, पहला टाइप्स है आपका मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। आपको शब्द दिए जाएंगे, ये शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे शब्द दिए गए हैं, इस शब्द से आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है। जैसे परिश्रम, परिश्रम में श्रम मूल शब्द, सबसे पहले हम मूल शब्द निकालेंगे। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये मूल शब्द जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, ये और उपसर्ग यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ये उपसर्ग जो है यहाँ होगा, ये उपसर्ग है ये वाला, और ये आपका मूल शब्द है। ठीक है, गलती से ये लिखा गया है। तो उपसर्ग जो है ना, देखिए यहाँ पर मूल शब्द क्या हो गया, श्रम, तो श्रम मूल शब्द हो गया, क्या बचा, परी, तो परी हो गया। अनुभूति, अनुभूति में भूति हो गया मूल शब्द और अनु बचा, ये हो गया उपसर्ग। प्रत्येक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आधा त है और ये उसके बाद ठीक उसके बाद य है, तो आधा त पूरा त में बदल गया और उसमें छोटी की मात्रा लग गई, और य में एक की मात्रा है तो एक एक हो गया, पराधीन में परा अधीन। ठीक है, उसी तरह ये है। दूसरा क्या है, दिए गए शब्दों से उपसर्ग के भेद बताइए। आपको इस तरह से शब्द दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अनुशासन, तो अनु जो होता है वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। वायसराय, तो वाय जो होता है वो क्या होता है, अंग्रेजी के उपसर्ग। कुढंग, तो कु हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुढंग वर्ड ही हिंदी के हैं। ठीक है, अच्छा, एन मौका पढ़कर ही लग रहा है उर्दू के उपसर्ग है। यहाँ उप मैंने लिखा है, उप का मतलब उपसर्ग। तीसरा रूल क्या बताता है कि दिए गए उपसर्ग से शब्द बनाइए। अब आपको कुछ उपसर्ग दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इससे आप शब्द बनाएं, तो इस उपसर्ग से आपको शब्द बनाना। जैसे मान लीजिए खुश, उपसर्ग से खुशबू, बू एक मूल शब्द है। ठीक है, नियोग, तो नी के साथ मीनिंगफुल शब्द योग जोड़ दिए, हो गया उपसर्ग से शब्द। अब उपसर्ग, अवशेष, शेष एक मूल शब्द है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के ही प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसकी तैयारी आप लोग कर लेंगे। आगे हल करो तो जाने, आपका ये पार्ट जो है होमवर्क पार्ट है। आप इसमें दिए गए जितने भी शब्द हैं इसका आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और जो मैंने 4 रूल बताए हैं उन्हीं 4 रूल को फॉलो करके आप इस होमवर्क को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, ये आपका हल करने का होमवर्क पार्ट है। मैं इसका एक भी कुछ नहीं बताऊंगी। आपको यदि ये बनाने में कोई भी समस्या होगी तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें, और यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।